देखो प्रिज्म क्या है बोलो तो एक ज्यामितीय आकृति है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। प्रिज्म क्या है? एक ज्यामितीय आकृति है। प्रिज्म जो है एक ज्यामितीय आकृति है, ज्योमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, हम लोग इसमें जो प्रकाश चैप्टर में जो प्रिज्म पढ़ते हैं वो कांच का बना होता है। किसका बना होता है बोलो? कांच का, है ना। लाइट चैप्टर में जो प्रिज्म पढ़ते हो किसका बना होता है? कांच का बना होता है। समझ गया ना। और ये क्या है? एक ज्यामितीय आकृति है जो कि कांच का बना होता है। जैसे देखो मैथ में तो हम लोग ये भी पढ़ते हैं, इसको वृत्त कहते हैं ना। ये सब ज्यामितीय आकृति है। ये क्या है? त्रिभुज है। अच्छा, ये क्या है? आयत है, रेक्टेंगल। ये क्या है? स्क्वायर है, वर्ग है। क्या समझे? ये क्या है? शंकु है, कोण है। ये क्या है? बेलन है, सिलेंडर है ना। तो जैसे अलग अलग ज्यामितीय आकृति होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, उसी प्रकार से प्रिज्म भी क्या है? हाँ, जो किस प्रकार का दिखता है ऐसा। ऐसा प्रिज्म इस प्रकार का दिखता है। ऐसा दिखता है प्रिज्म। समझ में आया कैसा होता है प्रिज्म? इस समझ में आ रहा है चित्र? चित्र समझ में आ रहा है कैसा है चित्र? देखो नीचे भी त्रिभुज है। जैसे देखो बेलन में क्या होता है? नीचे एक गोला है, ऊपर भी गोला है। मान लो कि एक नीचे गोला कर दिया, एक ऊपर गोला कर दिया, दोनों गोला को जोड़ दिए तो बेलन बन जाता है। उसी प्रकार से प्रिज्म कैसे बनता है? नीचे एगो त्रिभुज लिए, ऊपर एगो त्रिभुज लिए और दोनों को जोड़ दिए तो बन गया प्रिज्म। समझ गया ना। तो नीचे एगो त्रिभुज लिए, देखो नीचे एगो त्रिभुज है, ये है ना, एक ऊपर त्रिभुज है और इन दोनों त्रिभुज को लाइन से जोड़ दिए तो बन गया प्रिज्म। समझ गया। पीछे जो लाइन सब है, देखो ये पीछे का लाइन है, ये पीछे का लाइन है, ये पीछे का लाइन है। जो पीछे का लाइन रहता है उसको डॉट डॉट से दिखाते हैं और जो सामने वाला लाइन है उसको पूरा लाइन से दिखाते हैं। समझ गया ना। ये जो डॉट डॉट दिखाएं इसका मतलब क्या है? ये पीछे का भाग है, इसीलिए उसको डॉट डॉट से दिखाएं। तो प्रिज्म क्या है बोलो? एक ज्यामितीय आकृति है जो कि कांच का बना होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें नीचे ऊपर दो गो त्रिभुज है और तीन गो आयताकार सतह है, तीन गो रेक्टेंगुलर सरफेस है। एक गो सतह ऐसा है, एक गो आयताकार सतह हुआ ना, और दो गो आयताकार सतह टेढ़ा है, एंगल पर है। दो गो आयताकार सतह देखो एंगल पर है। एक गो आयताकार सतह ये हो गया बी डैश ए बी ऐसे, और एक इधर से ए सी डैश ए डैश, एक आयताकार सतह इधर से है। तो दो गो आयताकार सतह मुंह बंद करके ही करती है। तो इसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं।
तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ज्यामितीय आकृति है अच्छा, प्रिज्म से होकर क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, जो कि कांच का बना होता है और इससे होकर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है ना। प्रिज्म से होकर के क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। अंग्रेजी में लिखेंगे प्रिज्म इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर या ज्योमेट्रिकल शेप मेड अप ऑफ ग्लास through which dispersion of light takes place. Through which dispersion of light takes place. प्रिज्म एक ज्यामितीय आकृति है जो कि कांच का बना होता है और इससे होकर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है ना। चित्र बना लेंगे प्रिज्म का। असली में तो प्रिज्म ऐसा होता है, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्रिज्म इस प्रकार का बना करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसका केवल एक छोटा सा इसका जो मुख्य काट होगा, प्रिंसिपल सेक्शन, ये केवल यही बना के हम लोग इसी पर अध्ययन कर लेंगे, ठीक है ना। ये जो बनाए है एक त्रिभुज, इसको बोला जाता है प्रिज्म का मुख्य काट, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। या ऊपर वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABC। तो ये जो त्रिभुज ABC है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म का मुख्य काट। ये प्रिज्म का मुख्य काट है, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। तो हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म को खाली पढ़ेंगे, है ना। अध्ययन जब करेंगे तो ये चित्र नहीं बनाएंगे, केवल यही चित्र बना देंगे प्रिज्म के लिए। अच्छा, ये जो कोण है इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे प्रिज्म का कोण। क्या बोलेंगे? प्रिज्म का कोण। ये जो ऊपर में जो कोण A है, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं या प्रिज्म का कोण कहते हैं। ये जो एंगल A है, कोण A है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म का कोण। एंगल A जो है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है या प्रिज्म का कोण है। अब फिर उसको आगे पीछे कर रही है, कितना बढ़िया पीछे।
नहीं तो बैग जो रखेगी बाबू फिर उसमें बैठने में दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश वाला आएगा, वो बेंच कैसे लगाएगा लोग। है ना, कल सारा बेंच हम ठीक करवाए थे, सब ऐसे वैसे था। अगर वो पीछे ही रहे बाबू तो पीछे भी तो बैग रख सकते हैं, कॉपी उठ के नहीं ले सकती है बाबू, इतना आराम खोजेंगे तो होगा। अब देखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण लिखेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगला हेडिंग दो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला हेडिंग क्या दिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है बाबू, जब प्रकाश की किरण या श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पे पड़ती है, जब भी सूर्य की प्रकाश प्रिज्म पर पड़ती है तो वह 7 रंगों में टूट जाती है ना। जब भी सूर्य की प्रकाश प्रिज्म पर पड़ती है तो वह 7 रंगों में टूट जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लिखेंगे, लिखो परिभाषा लिखो, लिखो। जब भी सूर्य की प्रकाश सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, वाइट होता है ना। सूर्य के प्रकाश का रंग श्वेत होता है, श्वेत वाइट होता है। जब भी सूर्य की प्रकाश सनलाइट प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब भी सूर्य की प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में टूट जाती है या विभक्त हो जाती है। जब भी सूर्य की प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में टूट जाती है या विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे, when sunlight passes through a prism, when sunlight passes through a prism, when sunlight passes through a prism, it splits into 7 colors. It splits into 7 colors. This phenomenon is known as dispersion of light. This phenomenon is known as dispersion of light.
ठीक है ना। तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में टूट जाती है। अच्छा, ये जो 7 रंग उत्पन्न होते हैं, इन 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं, है ना। इन 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। तो लिख देंगे नीचे वर्णपट, अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम। वर्णपट की परिभाषा लिखो। अच्छा, बनाना ना, फिर लिखो ना, पहले लिखो वर्णपट। इन 7 रंगों के समूह को वर्णपट कहा जाता है। इन 7 रंगों के समूह को वर्णपट कहा जाता है, अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम की परिभाषा लिखेंगे अंग्रेजी में, द ग्रुप ऑफ 7 कलर्स, द ग्रुप ऑफ 7 कलर्स, the group of 7 colors obtained after dispersion of light, the group of 7 colors obtained after dispersion of light is known as spectrum, is known as spectrum। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। अब इसको बना लो, चित्र वगैरह बना लो। ये जो 7 रंग है बाबू, ये 7 रंग कौन कौन होता है? सूर्य के प्रकाश के 7 रंग कौन कौन से हैं? दुन्नु होता है। बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला, वैसे जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, लौ से लाल। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में लिख देते हैं VIBGYOR, विबग्योर। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश के 7 रंग। और यही 7 रंग किस में होते हैं? इंद्रधनुष में भी होते हैं। यही 7 रंग किस में होते हैं? इंद्रधनुष में भी होते हैं। इंद्रधनुष भी लिख लो साइड में। इंद्रधनुष में, रेनबो में भी यही 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश का भी 7 रंग है यही, इंद्रधनुष में भी यही 7 रंग होते हैं। वो 7 रंगों से मिलकर बना है, वो अकेला नहीं है। जैसे ये भी उजला है ना, ये भी श्वेत प्रकाश है ट्यूबलाइट का, लेकिन ये भी जो है एक रंग नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर कितना रंग है? 7 रंग है, 7 रंग। जो भी उजला प्रकाश है उसके अंदर 7 रंग है। इसका मतलब ये 7 रंग को यदि मिला दें तो उजला कलर मिल जाएगा। ये 7 को यदि मिला देंगे तो क्या? उजला। ये हमेशा होगा। तुम अभी यहाँ पे भी रंग के दुकान पे जाना, ये सब रंग खरीद लेना कनिए कनिए, और सबको मिला देना, घोर देना, उजला बन जाएगा, चूना बन जाएगा, चूना, चूना जैसा उजला। चूना करना हो तो इतना रंग खरीद करके मिला देना और तब दीवार पे करना, हो गया चूना। लेकिन बहुत महंग पड़ेगा।
अब एक चीज़ ऐसा होता है बाबू, एगो ये प्रिज्म है, इससे होकर के यदि सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो ये 7 रंगों में टूट जाता है। यदि इसके साइड में एक उल्टा करके प्रिज्म रख दें तो वापस से हमको ये 7 रंग मिल जाएगा, अब फिर से सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा, श्वेत प्रकाश मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से देखो, यहाँ नोट में लिख देंगे बाद में। एक प्रिज्म लिए ऐसे सीधा, एक प्रिज्म यहाँ पे रख देंगे कैसा, ऐसे उल्टा। क्या समझे? एक प्रिज्म लिए सीधा, इसके साइड में रख दिए उल्टा प्रिज्म। तो पहला प्रिज्म क्या करेगा, 7 रंग में तोड़ेगा, और दूसरा प्रिज्म क्या करेगा, ये जो 7 रंग में टूटा है जोड़ करके फिर से वाइट लाइट बना देगा, है ना। कुछ इस प्रकार से। ये 7 गो है, अब फिर ये 7 गो मिल करके ये सब मिलकर के एक बन गया। तो इधर से व्हाइट लाइट गया, श्वेत प्रकाश बोलो चाहे सूर्य का प्रकाश बोलो, ये बाहर भी व्हाइट लाइट निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग, यदि किसी प्रिज्म के नजदीक या यदि किसी प्रिज्म से सटाकर, यदि किसी प्रिज्म से सटाकर एक उल्टी प्रिज्म रख दी जाए, यदि किसी प्रिज्म से सटाकर एक उल्टी प्रिज्म रख दी जाए तो पहले प्रिज्म द्वारा विभक्त किए गए 7 रंग, तो पहले प्रिज्म द्वारा विभक्त किए गए 7 रंग दूसरे प्रिज्म से गुजरने पर, दूसरे प्रिज्म से गुजरने पर वापस से मिलकर श्वेत प्रकाश बना देती है, वापस से मिलकर श्वेत प्रकाश बना देती है। समझ गया? तो एगो प्रिज्म लिए सीधा, एगो प्रिज्म लिए उल्टा, श्वेत प्रकाश डाले, पहला प्रिज्म 7 रंग में तोड़ दिया, और दूसरा प्रिज्म क्या कर दिया, 7 को जोड़ करके वापस से श्वेत प्रकाश बना दिया। ये तबे होगा जब प्रिज्म क्या कैसे रखेंगे, उल्टा। सीधा रखेंगे तब नहीं, उल्टा। अंग्रेजी में लिखेंगे, when an inverted prism is placed
when an inverted prism is placed beside when an inverted prism is placed beside a given prism, then we again obtain white light. Then we again obtain white light. Here recombination of 7 colors, here recombination of 7 colors, here recombination of 7 colors happens by the inverted prism, happens by the inverted prism. अगला टॉपिक, इस चित्र बना लो। अगला टॉपिक देंगे प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। कोई भी प्रकाश की किरण यदि प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो 2 बार अपवर्तन होता है। कितनी बार अपवर्तन होता है? 2 बार, क्योंकि यहाँ पे 2 गो सतह है, एक गो सतह ई है, एक गो सतह ई है, तो 2 बार अपवर्तन होगा। कितनी बार होगा? 2 बार अपवर्तन होगा, क्योंकि 2 गो सतह है, सतह 1 और सतह 2, सरफेस 1 और सरफेस 2, 2 बार अपवर्तन होगा। समझ गए ना? कुछ इस प्रकार से होगा। देखो, प्रकाश की किरण ऐसे गई, यहां पे अपवर्तन हुआ, फिर इधर से बाहर निकल गई। कुछ इस प्रकार से अपवर्तन या रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म से। है ना? प्रिज्म से कुछ इस प्रकार से अपवर्तन होता है। ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे। इधर निर्गत किरण, इमर्जेंट रे। हम लोग बाबू प्रिज्म पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? पिछले बार प्रिज्म से अपवर्तन पढ़े थे। प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार से होता है? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। देखो, प्रिज्म से अपवर्तन, ये है आपतित किरण, ये निर्गत किरण, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे। इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको पीछे कर देते हैं, दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है ना? तो प्रिज्म से अपवर्तन कहेगा तो यही वाला चित्र बना के दिखाएंगे। अब इसमें थोड़ा और कलरफुल इसको बनाते हैं, कलरफुल, या फिर बोलो इसमें कुछ और चीज इसमें जोड़ देते हैं।
यहां अभिलंब खींचो, यहां अभिलंब खींचो, ये अभिलंब है तो ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री। ये भी अभिलंब है तो ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री। इंसिडेंट और अभिलंब के बीच जो एंगल है उसको क्या कहते हैं आई। ठीक है, इसको कह देते हैं R1, इस कोण को कह देते हैं R2। ये कोण होता है E, ये वाला कोण क्या होता है E, एंगल ऑफ इमर्जेंस, निर्गत कोण। ठीक है, इसमें दो फॉर्मूला महत्वपूर्ण है प्रिज्म का। एक फॉर्मूला होता है डेल्टा, यहां डेल्टा क्या है अभी बताएंगे, विचलन कोण होता है डेल्टा। तो डेल्टा बराबर आई जोड़ ई माइनस ए, डेल्टा बराबर आई जोड़ ई माइनस ए। यहां डेल्टा का मतलब क्या है विचलन कोण, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। आई क्या है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई क्या है निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ए क्या है प्रिज्म कोण या प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, डेल्टा बराबर आई जोड़ ई माइनस ए। ठीक है, डेल्टा क्या है बोलो, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। डेल्टा बराबर है, डेल्टा का मतलब होता है विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन। आई का मतलब क्या है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई का मतलब क्या है निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ए का मतलब क्या है प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसमें दूसरा फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, R1 प्लस R2 बराबर A। दूसरा फॉर्मूला याद रखेंगे R1 प्लस R2 बराबर A। ठीक है ना, R1 प्लस R2 बराबर A। ये R1 R2 क्या है, यहाँ पे जो बना है ये R1 और ये R2, ये सब अपवर्तन कोण है, नहीं है। R1 का मतलब अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। R जो है यहाँ पे ये R1 अपवर्तन कोण है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अच्छा, लेंस में हम बताए थे ये विचलन कोण की परिभाषा बताई थे लेंस में। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है लेंस में बताए थे, वहां सूत्र भी लिखाए थे। लेंस में डेल्टा बराबर क्या होता है H/F। लेंस में विचलन कोण का सूत्र क्या बताए थे, डेल्टा बराबर H/F। कॉपी में देखो, लेंस में विचलन कोण का सूत्र हम बताए थे बाबू, डेल्टा बराबर H/F। लेंस में इस प्रकार से विचलन कोण बनाए थे, नहीं कुछ ऐसे बने।
ये कोण को कहते डेल्टा। ठीक है ना, इस प्रकार से विचलन कोण बनाए थे, एंगल ऑफ डेविएशन बनाए थे लेंस में। परिभाषा क्या लिखाई थे बोलो तो विचलन कोण का, एंगल ऑफ डेविएशन की परिभाषा? जरूर लिखाए होंगे। देखो, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, है ना। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, परिभाषा लिख लेंगे विचलन कोण का। विचलन कोण दे करके इसकी परिभाषा लिखो। एंगल ऑफ डेविएशन, इसकी परिभाषा लिखेंगे। आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। लिखो, विचलन कोण की परिभाषा लिखो। आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को, के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखो, ये है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसको आगे ले गए थोड़ा सा, देखो ऐसे डॉट डॉट करके आगे ले गए। यदि प्रिज्म नहीं होता तो ये किरण सीधे ऐसे स्ट्रेट जाता। अब प्रिज्म के कारण ये इधर चला गया है, प्रिज्म नहीं रहता तो सीधे जाता, प्रिज्म के कारण ये इधर चला गया, इसको थोड़ा पीछे ले गए। तो इन दोनों के बीच कौन सा कोण है? ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कौन सा कोण है? यही। तो इसी को हम लोग बोलेंगे विचलन कोण। समझ गए ना? इसका एक और फॉर्मूला होता है प्रिज्म में, तीसरा नंबर। म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बट्टे 2 बट्टे में साइन ए बट्टे 2। म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बट्टे 2 बट्टे में साइन ए बट्टे 2। ये बहुत आसान फॉर्मूला है, स्नेल के नियम से आता है। स्नेल का नियम क्या है? म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, उसी नियम पे बनेगा। देखो ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसको हम बना के दिखाते हैं। यहां डेल्टा एम का मतलब क्या है? देखो, डेल्टा का मतलब होता है विचलन कोण। डेल्टा का मतलब क्या होता है? विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन डेल्टा के नीचे एम लिख दिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एम का मतलब मिनिमम, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन या न्यूनतम विचलन कोण। ना, ये डेल्टा एम का मतलब क्या है? न्यूनतम विचलन कोण,
डेल्टा एम का क्या मतलब है? न्यूनतम विचलन कोण या मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। एम का मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या समझे? तो डेल्टा एम का क्या मतलब है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, न्यूनतम विचलन कोण। समझ गया? और न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में एक बात हम लोग याद रखेंगे, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, ठीक है ना, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, न्यूनतम विचलन की स्थिति। देखो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होना चाहिए पता है? I बराबर E होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, न्यूनतम विचलन के लिए हम लोग क्या चाहेंगे कि विचलन जो हो क्या हो? न्यूनतम हो, कम से कम विचलन हो, डेविएशन जो हो वो कम से कम हो। तो हम लोग डेविएशन को कम से कम करना चाहते हैं, विचलन को क्या करना चाहते हैं? न्यूनतम करना चाहते हैं। तो न्यूनतम विचलन के लिए क्या होना चाहिए बोलो? I बराबर E होना चाहिए। ये I और E क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आपतन कोण और निर्गत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो न्यूनतम विचलन के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए I बराबर क्या होना चाहिए? E होना चाहिए। समझ गए? न्यूनतम विचलन के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होगा? I बराबर E होगा। एक तो ये चीज होगा, और दूसरा R1 बराबर R2 होगा। तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में I बराबर क्या होगा? E होगा, और R1 बराबर R2 होगा। मतलब ये जो I है ये I और E बराबर होगा, और ये R1 और ये R2 क्या होगा? बराबर होगा न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में। यदि I बराबर E हो जाए, I बराबर E और R1 R2 बराबर हो जाए, तो ये जो विचलन है ना डेल्टा, ये जो डेविएशन है वो क्या होगा? न्यूनतम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तब डेविएशन क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। और डेविएशन बहुत कम हो गया तो ये अच्छी बात है। हम लोग चाहेंगे कम से कम विचलन हो, कम से कम डेविएशन हो। समझ गया ना? तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में क्या होगा? I बराबर E, R1 बराबर R2, या कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? I बराबर E और R1 बराबर R2। अब ये फॉर्मूला कैसे लाएं? ये फॉर्मूला देखो कैसे आएगा, स्नेल के नियम पे आ जाएगा। म्यू बराबर क्या होता है? साइन I बटे साइन R, ठीक है ना? तो हाँ बिल्कुल, अभी तुरंत निकाल देते हैं, 1 मिनट में बन जाएगा। डेल्टा का मतलब समझ गया? विचलन कोण। और डेल्टा एम का मतलब न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा देखो इधर बनाते हैं। हम लोगों को पता है डेल्टा बराबर क्या होता है? I जोड़ E माइनस ए। तो डेल्टा मिनिमम बराबर क्या होगा? डेल्टा मिनिमम में I और E तो बराबर हो जाता है। I जोड़ E की जगह क्या लिख दें? I। डेल्टा मिनिमम की स्थिति में E बराबर क्या होता है? I माइनस ए। तो यहां से क्या हो गया? I जोड़ I, 2I बराबर माइनस ए को इधर भेज दिया तो प्लस ए प्लस डेल्टा मिनिमम। तो I बराबर क्या हो गया? A प्लस डेल्टा मिनिमम बट्टे 2। I बराबर क्या हो गया? A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। और डेल्टा मिनिमम की स्थिति में R1 बराबर क्या होता है? R2। तो R1 प्लस R2 बराबर A। हम लोग मान लेते हैं R1 बराबर R2 बराबर R। तो R1 की जगह भी R, R2 की जगह भी R बराबर A, 2R बराबर A। तो R बराबर क्या हो गया? A/2 हो गया। अब स्नेल का नियम लगा देंगे। क्या लगाएंगे?
स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है? म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर होता है। स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ क्या होता है? म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। तो म्यू बराबर साइन आई का वैल्यू देंगे, आई के जगह क्या लिखे? ए प्लस डेल्टा एम बट्टे 2 बट्टे आर के जगह साइन ए बट्टे 2। म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बट्टे 2 बट्टे में साइन ए बट्टे 2। एक फॉर्मूला और याद रखेंगे प्रिज्म का। कितना फॉर्मूला देख लिए हम लोग? 3 गो फॉर्मूला देख लिए। एक और देख लेंगे। चौथा फॉर्मूला होता है प्रिज्म का, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये फॉर्मूला कैसे आता है? डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये इसी फॉर्मूला से आएगा, तीसरा नंबर फॉर्मूला से आता है। कैसे आता है देखो, यदि प्रिज्म का कोण बहुत छोटा हो, प्रिज्म का कोण क्या हो बोलो? इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल। प्रिज्म का कोण मतलब ए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ए की। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, हम बताए थे हम लोग, यदि एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा लगभग बराबर होता है किसके? थीटा के। यदि कोण बहुत छोटा हो तो साइन थीटा बराबर किसके होता है? थीटा के। तो यदि एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा है तो साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बट्टे 2 को लगभग बराबर लिख सकते हैं किसके? साइन हटा देते हैं, ए प्लस डेल्टा एम बट्टे 2। और साइन ए बट्टे 2 को क्या लिख देते हैं? ए बट्टे 2।
समझ गया ना? ये कब हुआ? यदि एंगल प्रिज्म का कोण क्या है, बहुत छोटा है। तो यदि कोण बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा लगभग बराबर होता है थीटा के। ये चीज हम बताए थे जब म्यू2 बट्टे भी माइनस म्यू1 बट्टे यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टे आर प्रूफ करवा रहे थे तब। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो म्यू बराबर है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बट्टे 2 बट्टे में साइन ए बट्टे 2। तो म्यू बराबर साइन हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बट्टे 2 बट्टे में ए बट्टे 2, 2 2 कट गया। तो म्यू बराबर क्या हो गया, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बट्टे ए। इसको कोना कोनी गुना कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। कोना कोनी गुना कर देंगे। इन दोनों में ए कॉमन ले लिए तो डेल्टा मिनिमम बराबर म्यू माइनस 1, ए कॉमन ले लेंगे तो म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला हो गया। डेल्टा एम के जगह कई बार एम हटा के डेल्टा भी लिख देता है, इसी को लिख देता है डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। नीचे वाला रहने देते हैं। तो प्रिज्म से जुड़ा 4 फॉर्मूला फिर से लिखते हैं यहां पे, देखो पहला डेल्टा बराबर आई जोड़ ई माइनस ए, दूसरा R1 जोड़ R2 बराबर है, तीसरा म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बट्टे 2 बट्टे में साइन ए बट्टे 2, चौथा में डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला हम लोग प्रिज्म से जुड़ा याद रखेंगे। यहां हम निकाले हैं डेल्टा एम, लेकिन फॉर्मूला में डेल्टा एम नहीं लिख करके खाली डेल्टा लिख दिए। ठीक है,